वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। कल अपन लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था कि एफडीआई क्या है। एफडीआई मतलब एक होम कंट्री का इन्वेस्टर कोई तो भी होस्ट कंट्री के कंपनी के अंदर जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। होम कंट्री का इन्वेस्टर एक होस्ट कंट्री के कंपनी के अंदर या फिर कोई भी वहाँ की इनकॉर्पोरेशन के अंदर जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से उसे वहाँ पे ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे अपन लोगों ने बात की कि 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होना ज़रूरी है। मेन बात ये है कि एफडीआई जो है ये इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल है। जैसे कि वॉलमार्ट अगर यहाँ पे आती है तो वॉलमार्ट यहाँ पे आके उसका पूरा बिजनेस सेटअप करेगा। सिर्फ कोई कंपनी में शेयर खरीद के नहीं जा रहे, वो लोग यहाँ पे पूरा बिजनेस सेटअप कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे, एम्प्लॉयमेंट दे रहे, टैक्सेस भर रहे, सप्लायर चुन रहे, रॉ मटेरियल खरीद रहे, फिनिश गुड्स बना रहे, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज के अंदर अपना हाथ बटा रहे इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो एज ए इंडियन कंपनी जैसे काम करे। जैसे इंडिया कंपनी इंडिया की ग्रोथ में हाथ बार लगाती है, वैसे कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके उसकी इंडियन सब्सिडरी खोलेंगी या फिर कोई दूसरी कंपनी बनाएंगी या फिर किसी तीसरे कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगी और यहाँ पे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सब बातें करने वाली है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफडीआई जो है वो रियल कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये देखो, एक रहता सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल जहां पे सिर्फ आप लोग पैसा लगा रहे, मुनाफा कमा रहे और मदरलैंड को बैक जा रहे। मतलब जैसे रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, रिलायंस के 100 शेयर जब भाव बढ़ गए तो आपने बेच दिए। यहाँ पे ऐसा आपने कुछ यहाँ पे प्रोडक्टिव काम नहीं किया, आप सिर्फ खुद का सोच रहे, है ना। मुकेश अंबानी के बिजनेस से आपको ऐसा कोई लेने देना नहीं। आपके 100 शेयर का भाव बढ़ गया, डिविडेंड मिल गया, पैसा कमा लिया, चलो दूसरा देश दूसरा देश। मतलब क्या, जहां पे मुनाफा मिलेगा वो कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करके पैसा कमा के 9-2-11 हो जाएंगे। लेकिन एफडीआई की बात ऐसी नहीं है, यहाँ पे 9-2-11 होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे रहना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको रहने का है, जिससे ओनरशिप, जिससे कंट्रोल और जिससे मैनेजमेंट आप लोगों को हासिल हो। ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर वेरी नेसेसरी। समझ में आ रहा है ना। ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट मिलने के वजह से, ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट मिलने के वजह से आप लोग वो कंपनी के मालिक हो जाते, वो कंपनी को आप लोग चलाते और कहीं ना कहीं वो कंपनी देश के ग्रोथ के अंदर काम आती है। समझ में आ रहा ना। पैसे लेके भागना नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करके 9-2-11 होना नहीं है, वो कंपनी को आगे बढ़ाने का है और एम्प्लॉयमेंट पैदा करने का है, रॉ मटेरियल, वो सब चीजें अपन लोगों को करने का है। ठीक है। अब एफडीआई किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला सब्सिडरी खोलने का। हाँ, पहला तरीका है यहाँ पे पेप्सी अमेरिका ने पेप्सी इंडिया खोलने का, जैसे इंडियन कंपनी खोलने का, सब्सिडरी खोलने का या फिर एसोसिएट कंपनी खोलने का फॉरेन कंट्री में। नाउ एट दिस स्टेज इट वुड बी वेरी मच ऑब्वियस टू नो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सब्सिडरी मतलब कि 50% से ज्यादा स्टेक रहा तो सब्सिडरी हो जाता, एसोसिएट मतलब 20% या फिर उससे ज्यादा। इक्विटी इंजेक्शन इन ओवरसीज कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर शेयर खरीद लो, ऑफकोर्स 10% से ज्यादा। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा खरीद लो। सेकेंड और थर्ड में फर्क क्या है, सेकेंड में दे आर टॉकिंग 10% से ज्यादा, थर्ड में दे आर टॉकिंग 50% से ज्यादा। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर लो, फॉरेन की कोई कंपनी पूरी की पूरी खरीद लो, मतलब कंट्रोल ही खरीद लो, या फिर वो कंपनी के साथ में मर्ज हो जाओ। जॉइंट वेंचर्स विद द फॉरेन कंपनी मारुति सुजुकी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू ओवरसीज एफिलिएट फॉर फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ अ पेरेंट कंपनी। एक पूरी नई इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं, पूरी नई कंपनी बनाने का। ठीक है। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अपने यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, आपको कोई भी 5 पॉइंट अच्छे से याद करके रख देने का है। एडवांटेज ऑफ एफडीआई है, तो बात ऐसी है, यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज दिए हुए हैं, कोई भी 5-6-7 एडवांटेजेस याद करके रख दो ताकि आपको आगे जाके एग्जाम में काम आए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते 2 या 3 मार्क के, 2 या 3 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यस, पेंसिल रखना हाथ में आप लोग भी। द बेनिफिट्स फ्रॉम एंड कंसर्न अबाउट द एफडीआई वाइडली डिस्कस्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड। While recognizing the fact that there are also benefits and costs to the home country from the capital outflow. Capital outflow मतलब जैसे यूएस अगर इंडिया के अंदर कोई भी चीज अगर कर रहा है तो उसको कैसा रहेगा, उसको कुछ फायदे भी और बेनिफिट भी है।
होम कंट्री को ऑफ कोर्स ये डिसएडवांटेजेस पोजीशन रहेगा, क्योंकि कैसा होगा पता है कि वहाँ आपका पैसा बाहर जा रहा है ना, आपके कंट्री का पैसा कोई दूसरे कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर काम में आ रहा, तो उनके लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन 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 जो कंट्री को पैसा मिल रहा है, जो कंट्री को पैसा मिल रहा उसके लिए तो वो अच्छी वाली बात है। तो फॉरेनर्स के लिए अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन अपने लिए तो ये अच्छी बात है। तो ऑलवेज देयर आर एसोसिएटेड बेनिफिट्स एंड कॉस्ट विद एनी डिसीजन। इन दिस यूनिट वी फोकस ओनली ऑन द होस्ट कंट्री इफेक्ट्स ऑफ एफडीआई। अपन लोग सिर्फ यहाँ पे होस्ट कंट्री को होस्ट कंट्री के इफेक्ट्स देख रहे हैं। होस्ट कंट्री मतलब जो कंट्री के अंदर एफडीआई आ रहा है, विद पर्टिकुलर अटेंशन टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादा एफडीआई आता है, यूएसए में ज्यादा एफडीआई नहीं आएगा, वहाँ पे पोटेंशियल कम है ग्रोथ के, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें अवेलेबल है। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की भी कमी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है एफडीआई का। एंट्री ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस यूजुअली फॉस्टर्स कंपटीशन, जनरेट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द होस्ट कंट्री। बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आप लोगों ने जो अंडरस्टैंड करना चाहिए वो है कंपटीशन। ये कंपटीशन को क्रिएट कर, जैसे वॉलमार्ट यहाँ पे आया, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, समझ में आया। बजाज एलियंस यहाँ पे आया, यहाँ पे और भी इंश्योरेंस कंपनी आई, और इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हुआ है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का फायदा क्या रहता है, कस्टमर्स को सबसे अच्छी चीज सबसे कम दामों में मिलती है। रिजल्ट इज अ पॉजिटिव आउटकम इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग एंड क्वालिटी इंप्रूविंग। बराबर, सर्विसेज भी अच्छी है, वॉलमार्ट की सर्विसेज भी अच्छी है, रेट भी कॉम्पिटिटिव है, उसको देख के बाकी लोग भी सुधरते हैं। International capital allows countries to finance more investment than can be supported by domestic savings. The provision of the increased capital to work with labor and other resources available in the host country can enhance the total output flowing from the factors of production. हाँ, इंटरनेशनल कैपिटल अलाउज कंट्रीज टू फाइनेंस मोर इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, जैसे वॉलमार्ट इंडिया में आएगा या फिर इंडिया के कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो कंपनी के इसमें ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है ना। जो पहले कम पैसा अवेलेबल था, मेरे साथ में अगर कोई दूसरा भी जुड़ गया बिजनेस में, तो क्या हो जाता है, एक और एक 11 हो जाता है। समझ में आया, सिनर्जी इफेक्ट जैसा कि मेरे पास में और भी ज्यादा पैसा रहेगा, ज्यादा मैं रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगा, ज्यादा रिसोर्सेज खरीद पाऊंगा, कम दामों में बेच पाऊंगा। तो ये सब चीजों के जैसे क्या हो जाता है, मेरे पास में कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा होता है। समझ में आ रहा, उससे प्रोडक्शन अपन लोग बढ़ाएंगे। From the perspective of emerging and developing economies, FDI can accelerate growth and foster economic development by providing the much needed capital, technological know-how, management skills, marketing methods। मतलब क्या है, जैसे FDI इंडिया में आएगा, विदेशी कंपनीज इंडिया में काम करना चाहेंगे, वो अपने साथ में क्या लेंगे, पैसा अपने साथ में लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नए नए रोबोटिक मेथड्स, नए नए कंप्यूटर के मेथड्स, प्रोडक्शन के, टेक्नोलॉजी के, नो-हाउ के, फॉर्मूलाज लाएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेडिसिन। उनके लोग रहेंगे, ऑफकोर्स ज्यादा सीख के आएंगे, कोई अच्छे अच्छे डिग्रीज लेके आएंगे, तो उनका एक सोचने का ढंग अलग रहता, उनके मार्केटिंग के मेथड्स अलग रहते हैं। तो इस सब की वजह से क्या होगा कि उनके अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीजें आएंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी, पैसा आएगा। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अपने देश के ऊपर भी पड़ने वाला है। और स्पिल ओवर इफेक्ट्स, अब इसका स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब क्या, क्योंकि देखो वो इतना सब यहाँ पे करने वाले हैं, तो कैसा रहता है, उसको देख के अपन लोग भी तो अच्छे होने वाले। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब भले वो अपने से अनरिलेटेड है, लेकिन उनके जैसे अपन सीखना चालू हो जाते हैं। मतलब स्पिल ओवर इफेक्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो देखो पहले है ना, कोरोना सिर्फ चाइना में था, इंडिया वगैरह कहीं नहीं था, सिर्फ कोरोना चाइना में, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी। तो उसके अंदर क्या बोलते थे अपन कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, बोले भले चाइना अनरिलेटेड था वर्ल्ड को एज सच, लेकिन उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे पूरे वर्ल्ड के ऊपर मिलने वाला है। और आज तो कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पहले सिर्फ चाइना में था, तो भाई चाइना अगर ऐसा चाइना के अंदर भी खराब हो रहा, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इफेक्ट होगा, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल मार्केट को कंट्रोल करता वर्ल्ड के। समझ में आ रहा है। तो एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज के ऊपर पड़ना, इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ये लोग इतने अच्छे आएंगे, इतनी चीजें लेके आएंगे अपने साथ में, स्किल्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ह्यूमन स्किल्स, तो कहीं ना कहीं अपन लोग भी उसके वजह से प्रभावित होंगे और अपनी भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बदलेंगी, अपन भी सोचने का ढंग बदल पाएंगे। कंपटीशन फॉर एफडीआई अमंग नेशनल गवर्नमेंट्स आल्सो हेल्प टू प्रमोट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। बहुत सारे देखो कंट्रीज को अपने अपने पॉलिसीज चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एफडीआई उनके कंट्री में आ सके। जैसे एलपीजी, अपने को अपनी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी ताकि फॉरेनर्स अपने यहाँ पे आ सके, तो अपने यहाँ पे भी रिफॉर्म्स आएंगे। सिंस एफडीआई इन्वॉल्व सेटिंग अप प्रोडक्शन बेस, इट जनरेट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये तो मैं पहले से बोलते आ रहा कि एफडीआई यहाँ पे कंपनी बनाएगा, रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे जॉब्स तो बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। Subsequent FDI as well as domestic investment propelled in downstream and upstream projects
that come up in multitude or other services generate multiplier effect on employment and income. डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट जैसे मैंने बोला, जैसे फोक्सवैगन ये बोलो या फिर फोर्ड बोलो, कंपनी से कार की, ये यहाँ पे कार बनाएंगे, अरे यहाँ पे कार बनाएंगे लेकिन वो कार के लिए नट लगते, इंजन लगता, कांच लगता, सीट लगता, बेल्ट लगता और 500 अलग अलग तरीके की बहुत सी चीजें लगती होंगी कार बनाने की, उसके भी तो कंपनीज यहाँ पे खुलेंगी और उसमें भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई भी पॉइंट नहीं समझोगे तो प्लीज लेट मी नो। समझ में आ रहा क्या? तो बात इसी है, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपने जो कंपलसरी पॉइंट लिखना चाहिए वो है कैपिटल बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, मैन पावर स्किल्स यहाँ पे भी आने वाली है, स्पिलिंग और इफेक्ट लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट के अंदर मैनीफोल्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। उसके बाद में जब लोग सब आएंगे तो इनका कल्चर, इनके प्रोडक्टिविटी को देख के अपन लोग भी इम्प्रूव होने वाले हैं, अपनी भी प्रोडक्टिविटी होंगी, इम्प्रूव होंगी। दूसरी बात, ये लोग जब यहाँ पे आएंगे तो इनका फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगे तो अपना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का वो वाला रेशियो भी सुधरेगा, ट्रेड डेफिसिट भी सुधरेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है। आखिरी बात ये कि ये लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो एक्सपोर्ट भी करेंगे तो भी अपने को फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? और कैसा है अल्टीमेटली ये सब चीज़ों की वजह से कंपटीशन बढ़ती है डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, अपने कंपटीशन बढ़ेगी क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, तो उसके वजह से क्या एंड कंज्यूमर को चीज़ें सस्ती भी मिलेगी, एफिशिएंट भी मिलेगी, एफिशिएंसी के साथ भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अब ये तो सब बातें हो गई एडवांटेजेस। अब अपन लोग देखते कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी इन्होंने बहुत सारे देखे रखे हुए, मैं इतने नहीं लूँगा, लेकिन 5-6 डिसएडवांटेजेस अपन लोग देखते, बाकी के आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। Potential problems associated with the foreign direct investment. Following are the general arguments put forth against the entry of foreign capital. FDI are likely to concentrate on the capital intensive method of production and services so that they need to hire only relatively few workers. बराबर है? ये जो लोग आएंगे ना यहाँ पे कंप्यूटर्स, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नौकरियाँ कम ही पैदा होती है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये लोग कैपिटल इंटेंसिव लोग है ना, कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जॉब क्रिएट होने के चांसेस कम ही रहते हैं। और जो हायर लेवल के उनको जो लोग रहना रहते हैं मैनेजमेंट, वो तो उनके साथ में लाते हैं उधर के लोग, या फिर वो सब पावर जो है वो मदरलैंड कंट्री के अंदर ही रहता है जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एफडीआई टू मूव टुवर्ड्स रीजन और स्टेट्स विच आर वेल एंडाउड। अब एफडीआई जो है वो झारखंड के कोई तो भी स्टेट में थोड़ी जाएगा, ऐसा छोटे छोटे गाँव में। समझ में आ रहा है ना? वो कहाँ आएंगे? एफडीआई मुंबई में आएगा, बेंगलोर में आएगा, दिल्ली में आएगा, कलकत्ता में आएगा, चेन्नई में आएगा। वो क्या कोला में आएंगी क्या कंपनी लगाने के लिए पेप्सी की? नहीं ना, वो लोग वैसे ही बेल्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जो कि ऑलरेडी रिच है, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है और वहाँ पे पहले से इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। वो क्या झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, ये स्टेट्स में कोई नहीं जाता, क्योंकि वो लोग भी वैसी जगह चाहते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छी हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। In context of developing countries, it is usually alleged that the inflow of foreign capital may cause the domestic governments to slow down its effect to generate more domestic saving. यहाँ पे लोगों की डोमेस्टिक सेविंग कम हो जाती बोलते, जहाँ पे एफडीआई की कंपनीज आने लग जाती। क्यों? क्योंकि देखो एफडीआई आएंगी, कंपनीज आएंगी, अब ये माल कहाँ बेचेंगे? ये माल तो बेचेंगे इंडियंस को ही ना, 99% ये माल कहाँ बेचने वाले? इंडियंस को। तो इंडियंस का पैसा उनके पास में जाता, मतलब क्या है, एक तरीके से अपने को गरीब बना रहे। बराबर है ना? यहाँ पे कंपनियाँ खोलेंगे, यहाँ पे टैक्स भी देंगे, लेकिन बेचेंगे भी तो माल यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे अपने लोगों का सेविंग बहुत ही कम हो जाता है। अगर उनको भी टैक्स हॉलिडे वगैरह भी मिल जाए तो गवर्नमेंट तो डबल तरीके से नुकसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स हॉलिडे भी देना पड़ा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं आ रहा, और बेचारे लोगों का भी सबका सब सेविंग वो कंपनीज खाती जा रही है। तो लोगों के पास में भी टैक्स देने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा और कंपनीज को तो टैक्स हॉलिडे ही दे दिया, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की बात है। आप बोले कि सर कभी आप बोल रहे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, कभी आप बोल रहे एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू गो इनटू डिटेल कि एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ने वाला है पहले से, क्योंकि कंपनीज आएंगी और यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी। अब एम्प्लॉयमेंट में कम क्यों हो रहा, मैं कुछ सेक्टर में कम होने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की मेथड्स लाते हैं। Often the foreign firms may partly finance their domestic investment borrowing the funds from the host country's capital market. बहुत से बार तो ऐसा हो जाता है, ये लोग कंपनीज खोलते हैं यहाँ पे, उसको लिस्ट करा देते हैं और यहाँ पे जो पैसा लगाने का है वो यहाँ की मार्केट से उठाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ के मार्केट से उठाएंगे या फिर यहाँ के बैंक से लोन लेंगे और उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। मतलब क्या है
कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लोगों के पास में पैसा कम रहता। क्यों? क्योंकि ये सब पैसा किसका लेके बैठे हुए? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, या फिर बैंक से लोन ले रहे या फिर कैपिटल मार्केट से शेयर्स के फॉर्म में पैसा ले रहे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसकी वजह से लोगों के पास का ही पैसा उनके पास में जा रहा है। कोई कंपनी, पेप्सिको इंडिया नाम की कंपनी सपोज लिस्ट होगी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके किसका पैसा रहेगा? लोगों का। या फिर इसने बैंक से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सपोज लोन लिया, वो भी किसका पैसा है? लोगों का। तो अपना पैसा ये लोग वापर भी सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो एक्शन कैन रेज द इंटरेस्ट रेट इन द होस्ट कंट्री एंड लीड टू डिक्लाइन इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट टू द क्राउडिंग ऑफ इट। क्या हो जाएगा? लोग महंगे दरों के ऊपर, महंगे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंक से भी लोन ले सकते हैं। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ लोगों के हाथों में पैसा कम रहेगा। Moreover, the suppliers of fund in the developing economies would prefer foreign fund। और आप भी कौन से कंपनी के शेयर खरीदेंगे? फिर आप कोई इंडियन कंपनी के थोड़ी शेयर खरीदेंगे। आप बोलेंगे पेप्सिको इंडिया, बाप रे ये लिस्टेड हो रही है बोले इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम भी इसका शेयर खरीदते। तो क्या होगा? सब पैसा कहीं ना कहीं उनके पास में क्राउड आउट हो जाएगा, मतलब सबका सब उनके पास में आ जाएगा। बैंक का भी पैसा लोन के रूप में इनके पास में, शेयर बाजार का भी बहुत सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ शेयर इनके पास में। तो इसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, लोगों के पास में पैसा कम रहेगा। कितने होशियार है देखो, यहाँ पे कंपनी खोलने का, लिस्ट कराना स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ के लोगों का पैसा लेने का, यहाँ पे माल बेचने का, तुम्हारी सेविंग भी खाते, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी खाते, तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देते। समझ में आ रहा? तुम्हारे पैसा और तुमको ही दे रहे बेचने के लिए माल, मतलब तुम्हारी बिल्ली तुमको, मैं ऐसी वाली बात हो रही है यहाँ पे, तुमसे ही पैसा ले रहे लोन के, मतलब तुम्हारे देखो तुम्हारा पैसा डायरेक्टली तुम्हारे घर पे नहीं आ रहे मांगने हो। अरे बैंक में तो अपने लोगों का पैसा है ना, बैंक से लोन ले लिया पेप्सिको इंडिया ने, तो वो तो कहीं ना कहीं अपने पैसा है ना। इस्तेमाल कौन कर रहा? फॉरेनर्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे? एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम ईजिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। मैंने क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि एफडीआई के अंदर फॉरेन एक्सचेंज अपने यहाँ पे आता है। माइट रिमेन टर्न रियलाइज, बोले कभी कभी ये नहीं हो सकता ऐसा, और नैरो डाउन कम हो सकता है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। इंस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट अगर बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे, डॉलर अगेंस्ट रुपी बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। FDI brings in more foreign exchange, improves the balance of payment and raises the value of host country's currency in the exchange market. However, when inputs need to be obtained or when profits are repatriated, a strain is placed in the host country's balance of payment। ये लोग पैसा यहाँ पे कमाएंगे और सपोज वो सब कमाया हुआ पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिसको अपने को इम्पोर्ट करने पड़ता है जैसे कि तेल, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन के ऊपर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाली नहीं है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे पेप्सिको इंडिया कमा तो रही इंडिया में, लेकिन पैसा सब यूएसए में लेके जा रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन कुछ भी इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि जितना अच्छा हुआ था उतना खराब होगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज लेके भी चले गए यहाँ से। ये लोग रुपए थोड़ी लेके जाएंगे यहाँ से, ये लोग तो डॉलर ही लेके जाएंगे ना। सच इंस्टेबिलिटीज जियोपार्डाइज द होम, जियोपार्डाइज मतलब डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग। ये अपने जो सब सोचा समझा है कैसे कैसे इंप्रूव होंगे, उसके लिए सब उल्टा हो जाता है, फिर गलत हो जाता है, फिर डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉरेन सप्लायर्स और क्या करते हैं यहाँ पे कि वो लोग जैसे पेप्सिको इंडिया कुछ केमिकल लगता होगा सोडा बनाने के लिए, वो केमिकल बोले हम इंडिया से नहीं लेंगे, वो हम बाहर से लेंगे, तो और भी अपना घाटा है, क्योंकि ये लोग आएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करना चालू कर देंगे फॉरेन से, तो और अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब हो सकता है। जैसे पेप्सिको इंडिया वाला नहीं बोले हमको एक केमिकल लगता सोडा बनाने के लिए, वो हम इंडिया से नहीं लेंगे, वो हम बाहर से लेंगे, तो बाहर से अगर लेंगे तो इम्पोर्ट करेंगे, और इम्पोर्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन और खराब हो सकता है। अभी 6 पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अच्छे वाली जो जॉब है, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के जो जॉब्स है, वो उनके होम कंट्री के लोगों को ही देते हैं, उनके लोगों को ही यहाँ पे लाके जॉब देते हैं। और जो सादे सादे जॉब्स है, रूटीन क्लैरिकल जॉब्स है, झाड़ू पोछा वाले जॉब्स है, सादे सादे जॉब है क्लैरिकल के, वो अपन लोगों को बांट सकते हैं। मतलब अच्छे वाले जॉब मलाई मलाई वो खाएंगे, नीचे का माल लोगों को बांट देंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोंकण का माल में क्या सबसे बेस्ट जो हापुस आम रहता, हापुस आम जो रहता अल्फांसो मैंगो, वो बाहर जाता और कचरा माल यहाँ पे आता, क्योंकि बोले अच्छे दाम मिलते। वैसे ये लोग क्या करेंगे, अच्छे वाले जॉब नहीं बोले हमारे पास तो हमारा मैनेजर पूरा नहीं है, वही लोग आएंगे बोले वो अमेरिका से हम उनको इधर ला रहे, बोले नीचे वाले जॉब क्लैरिकल के वो करेंगे क्या, नहीं नहीं वो बोले तुम्हारे यहाँ के लोग दे दो, कम पगार वाले जॉब अपने लिए, अच्छे पगार वाले जॉब उनके लिए। हाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ एफडीआई, देखो एफडीआई वाले यहाँ पे आएंगे, भले लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे, भले ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट लेके आ रहे, लेकिन अल्टीमेट एम उनका यहाँ पे तरक्की करने से भी ज्यादा है प्रॉफिट कमाना। वो तो किस में भी रहेगा, तो प्रॉफिट कमाने की वजह से वो लोग ऐसे ही गुड्स बनाएंगे जिसका उनको लगता है कि प्रॉफिट सेंट्रिक है, या फिर जिसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है? एलाइट मतलब ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाली, ऐसे एलाइट गुड्स
और पॉपुलर कंजम्पशन और नॉन एसेंशियल आइटम। नॉन एसेंशियल मतलब जो डे टू डे में अपने काम वाले, जैसे कार बनाएंगे, कार लग्जरी, उसका क्या कार सर में मारते, फोर्ड बना रहा, वॉक्सवैगन बना रहा, पेप्सी बना रहा, कोको कोला बना रहे, बजाज एलियंस बना रहा, ये सब जो गुड्स बना रहे, ये सब आप देखे हो, ये सब नॉन एसेंशियल आइटम है। फोर्ड नॉन एसेंशियल, पेप्सी, कोको कोला, वॉक्सवैगन और हुंडई और ये सब जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं नॉन एसेंशियल गुड्स ही है। कोई सुना क्या कि यहाँ पे बोले गेहूं बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर कोई नमक बना रहा है, या फिर एसेंशियल आइटम्स नहीं बनाते, ये लोग कार बनाएंगे, ये लोग लग्जरी बनाएंगे। ये ऐसे ही कुछ बनाते हैं जहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेशन ज्यादा है और लग्जरियस लोगों का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बताया हुआ है यहाँ पे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर बताया हुआ है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज। ठीक है, ये अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।